आधार पर हम लोग देखते हैं कि 9 प्रकार की जो एक कॉस्ट होती है, ये कौन कौन सी कॉस्ट होती है और उसके आधार पर हम कैसे फंक्शंस को डेवलप कर सकते हैं, इन कई पॉइंट्स पर हम लोग देखते हैं। तो शायद स्लाइड आपको शो हो रही होगी, विजुअल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। तो हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्ट एनालिसिस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिहाफ पर मेथिकल इकोनॉमिक्स काम करती है। और कॉस्ट एनालिसिस के अंतर्गत आप जानते हो कि 9 प्रकार की कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। तो आपने नाम सुना होगा टोटल कॉस्ट, आपने नाम सुना होगा टोटल फिक्स कॉस्ट, आपने नाम सुना होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एज्यूम करिए, मान लीजिए आप एक कंपनी ओपन करना चाहते हो। एक कंपनी जब ओपन करना चाहोगे तो एक कंपनी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा क्या? सबसे पहले आपको एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लैंड की ज़रूरत हो गई। सपोज दैट आपने 1 करोड़ में एक लैंड आपने परचेज कर लिया। तो 1 करोड़ में अगर आपने एक लैंड परचेज किया है तो क्या आपने कोई प्रोडक्शन किया है? तो आप कहोगे नहीं, हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। तो ये देखिए कॉस्ट जो होती है इसे हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं, बिकॉज ये उत्पादन की इकाइयों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। आउटपुट आपका चाहे जीरो हो, चाहे आपका आउटपुट इनफाइनाइट हो जाए, चाहे जितना आप उत्पादन बढ़ा लीजिए, चाहे उत्पादन जीरो रखिए, ये कॉस्ट आपकी क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे लैंड का है, बिल्डिंग डेवलपमेंट है और मशीनों की खरीदारी है, तो ये सारी लागतों को हम लोग क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो जब कोई उत्पादक अपना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रारंभ करने जाता है तो प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रारंभ करते ही लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो बेसिक मशीनें होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग किस में रखते हैं? फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं और इनको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो उत्पादन की इकाइयों से संबंधित नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होता है इट इज नॉट फंक्शन ऑफ क्यू आर एक्स, यानी ये उत्पादन की इकाइयों का फलन नहीं होता है। चाहे आप उत्पादन बढ़ाइए चाहे उत्पादन ना बढ़ाइए, बट अगर आपने 3 करोड़ रुपये, सपोज दैट 1 करोड़ का लैंड, 1 करोड़ का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड 1 करोड़ रुपये की मशीनें, 3 करोड़ रुपये आपने अगर खर्च कर दिए हैं तो ये जो 3 करोड़ रुपए होगा ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, ये उत्पादन की इकाइयों से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्लियर हो गई कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो उत्पादन की इकाइयों से रिलेटेड नहीं होता है। इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। कांस्टेंट नंबर होगा और कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है कि ये कोई फलन नहीं होगा बल्कि एक एक्यूरेट नंबर होगा। सपोज दैट मान लीजिए अगर मैं कह देता हूं कि टोटल कॉस्ट फंक्शन एक कंपनी का 3 करोड़ रुपए है तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको एक डिजिट के रूप में, एक कांस्टेंट नंबर के रूप में इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरा स्टेप एक प्रोड्यूसर क्या उठाता है कि सबसे पहले उत्पादन को काम संपादित कर देता है। उत्पादन का कार्य संपादित होने के लिए उसने लैंड खरीदा, अपना बिल्डिंग डेवलपमेंट किया, उसने मशीनों को लगाया। अब दूसरे फेज पे जब हम जाते हैं तो दूसरे फेज के अंतर्गत वो क्या करता है? रॉ मटेरियल लाता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, ट्रक खरीदता है ताकि सप्लाई कर सके, लेबर परचेज करता है ताकि प्रोडक्शन की यूनिट को चालू कर सके। तो इस प्रकार की कॉस्ट को इकोनॉमिस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट की संज्ञा देते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट वास्तव में उत्पादन की इकाइयों से जुड़ा हुआ फंक्शन है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। ये उत्पादन की इकाइयों का फलन माना जाता है। अगर उत्पादन की इकाइयां बढ़ेंगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी और अगर
उत्पादन की इकाइयाँ घटेंगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी। तो इस प्रकार से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो उत्पादन की इकाइयों का फलन होता है, और टोटल फिक्स कॉस्ट जो होता है वो उत्पादन की इकाइयों का फलन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक फर्म की जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर, हम अगर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें तो हमें टोटल कॉस्ट फलन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो फार्मूला आपका बना, कौन सा फार्मूला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के आधार पर डेवलप हुआ है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपको नहीं याद होगी कि या इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानते होगे तो आप इस टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये फार्मूला कहाँ से आया, आप इसको जनरेट नहीं कर सकते हो। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला करके बनाया जाता है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये एक मेरा पास फार्मूला बन जाता है, और जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन की इकाइयों का फलन नहीं होता है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन की इकाइयों का फलन होता है। तो यानी इट इज नॉट फंक्शन ऑफ क्यू एंड इट इज फंक्शन ऑफ क्यू। तो ये रिलेशनशिप हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि TFC इज नॉट फंक्शन ऑफ क्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ क्यू। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज आल्सो फंक्शन ऑफ क्यू, ये उत्पादन की इकाइयों का फलन होगा। तो इस प्रकार से जो कुल लागत फलन होगा वो भी उत्पादन की इकाइयों पर निर्धारित करेगा। अगर उत्पादन की इकाइयां बढ़ेंगी तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर क्यू का मान घटेगा तो टोटल कॉस्ट का मान भी घटेगा। तो ये चीज हमने सीखी। तो हमने तीन प्रकार की कॉस्ट यहां पर सीखी कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। इन तीन विषय में हमने यहां पर आज जानकारी मिली। अब देखिए इन तीन प्रकार की कॉस्ट के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है कि अगर हम इसी टोटल कॉस्ट को हम पुनः नोट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों पक्षों को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने पर, दोनों पक्षों को अगर मैं उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देता हूं तो क्या मिलेगा, दोनों पक्षों को मैंने उत्पादन की इकाइयों से विभाजित किया। तो अब देखो यहां पे एक फार्मूला बन जाता है कि टोटल कॉस्ट को अगर उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करते हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगा। उसी प्रकार टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलेगा, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम विभाजित करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें तीन प्रकार की यहां पर पुनः कॉस्ट मिल जाती हैं, और तीनों का नेचर जो है वो औसत के रूप में रहता है। ऊपर तीनों का नेचर जो था वो कुल के रूप में था। अब यहाँ पर हमने तीन प्रकार की कॉस्ट हमें पुनः प्राप्त हो जाती हैं, और ये तीन प्रकार की कॉस्ट क्या होती हैं, हमें औसत के रूप में प्राप्त होती हैं। तो ये औसत के रूप में, तो इसका फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देता, टोटल कॉस्ट फंक्शन को या टोटल कॉस्ट वैल्यूज को उत्पादन की इकाइयों से अगर आप विभाजित कर दोगे तो निश्चित रूप से एवरेज कॉस्ट फंक्शन या एवरेज कॉस्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दूसरा तरीका है एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का कि अगर आपके पास AFC का मान दिया है और AVC का मान दिया है तो इन दोनों मान को अगर आप जोड़ देते हो तो एवरेज कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये दो तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट एक तो होता है कि टोटल कॉस्ट को अगर हम उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि दूसरा तरीका ये है कि अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट तथा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें
तो भी निकल आएगा। अब दूसरा हमारे पास फार्मूला ये बताता है कि अगर हमको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर लेते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से अगर हम विभाजित करते हैं तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट फलन या वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। देखो, अगर वैल्यू प्राप्त करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट के मान पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब मान को डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकल आती है। तो ये दो तरीका होता, और इसका दूसरा तरीका होता है कि अगर एवरेज कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पर निकल आएगी। तो ये दो तरीका, पहला तरीका टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर दें, दूसरा होता है कि एवरेज कॉस्ट को अगर एवीसी से माइनस कर देंगे तो भी हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरी कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का एक आसान तरीका होता है कि हमको कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। दूसरा तरीका है कि अगर एवरेज कॉस्ट से एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गए। तो इस प्रकार पहला ये फार्मूला टीसी एक प्रकार की कॉस्ट, टीएफसी दूसरी प्रकार की कॉस्ट, टीवीसी तीसरी प्रकार की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट चौथी प्रकार की कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट पांचवी प्रकार की कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट छठवीं प्रकार की कॉस्ट, यानी हमने 6 प्रकार की कॉस्ट को एनालिसिस कर लिया। चलिए, हमने बोला था 9 प्रकार की कॉस्ट होती है, आगे देखते हैं कौन कौन सी 3 प्रकार की कॉस्ट बची। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पुनः एक बार इसी फार्मूले को नोट करके ऊपर रख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होता है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों का उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों को उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों को अवकलन कर देते हैं। किसके? उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष। अगर उत्पादन की इकाइयां आपकी x में दी हैं तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा, और अगर आपको q के रूप में दी हैं तो q के रूप में आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए अवकलन करते हैं। तो डी टी सी अपॉन डी क्यू, मैंने मान लीजिए q के रूप में है, इक्वल टू d अपॉन डी क्यू ब्रैकेट में टी एफ सी ब्रैकेट प्लस d अपॉन डी क्यू टी वी सी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिक्स कॉस्ट। जहां जहां पे टी लगा है वहां वहां पर एम लग जाएगा। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि जब भी हम टोटल का अवकलन करते हैं तो वो सीमांत में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो कुल लागत, देखो यहां पर कुल लागत फलन का अगर हम उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो सीमांत लागत प्राप्त हो जाती है। अर्थात अगर हमसे कोई पूछे कि सीमांत लागत फलन कैलकुलेट करना है तो हमें करना क्या होगा, सीमांत लागत फलन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुल लागत फलन को उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, सीमांत स्थिर लागत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुल स्थिर लागत को अवकलन करना पड़ेगा, और कुल स्थिर लागत को जब हम अवकलन करेंगे तो सीमांत स्थिर लागत हमें प्राप्त हो जाएगी। प्लस हमारे पास तीसरा हो जाता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के परिणाम स्वरूप मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो जाती है, और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक हमारे पास ये भी फार्मूला जनरेट हो जाता है, फार्मूला रेडी हो जाता है। और ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि अगर सीमांत लागत हमको
निकालनी है। तो सीमांत लागत निकालने के लिए पहला तरीका है कि कुल लागत फलन का अवकलन कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि सीमांत स्थिर लागत तथा सीमांत परिवर्तनशील लागत का योग कर दीजिए, आपको सीमांत लागत कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि दूसरे तरीके के अंतर्गत हम ये करें कि सीमांत स्थिर लागत हम निकालना चाहते हैं, तो पहला तरीका है कि कुल स्थिर लागत का अवकलन कर दें, या दूसरा तरीका है कि सीमांत लागत से सीमांत परिवर्तनशील लागत को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें सीमांत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। तीसरा हमारे पास है, अगर सीमांत परिवर्तनशील लागत को कैलकुलेट करना है तो सीमांत परिवर्तनशील लागत को कैलकुलेट करने के लिए कुल परिवर्तनशील लागत का अवकलन करना होगा, और कुल परिवर्तनशील लागत को अवकलन करने के परिणाम स्वरूप हमें सीमांत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाएगी, और इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमें पुनः 3 लागतें ज्ञात हो जाती हैं, और इन 3 लागतों के योग हम कह सकते हैं कि 6 प्रकार से हम 6 प्रकार की लागतों की गणना यहाँ पर कर सकते हैं। तो 6 प्रकार की हमने आपके साथ लागतें यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम आपके साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चलते हैं और देखते हैं, इसको अप्लाइड करते हैं कि क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस प्रकार की लागतें हैं ये कैलकुलेट की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उस एग्जाम्पल के अंतर्गत पूरी 9 प्रकार की हम लागतें आपके साथ कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कैसे हम 9 प्रकार की इन लागतों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन जो 9 प्रकार की लागतें आएंगी तो कैसे एक ही एग्जाम्पल से, देखो मैं कई एग्जाम्पल नहीं लूँगा, एक ही एग्जाम्पल से हम सारी लागतों को कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे, तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप देखिएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा एग्जाम में कैसे पेपर में कैसे आते हैं क्वेश्चंस और उनको हम कैसे टैकल करते हैं, तो बहुत केयरफुली इसको देखना होगा। तो बहुत धीरे धीरे मैं करता जाऊंगा, इसको देखिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा और आपको करना होगा। तो एग्जाम्पल है, एक फर्म का कुल लागत फलन TC बराबर 3Q क्यूब प्लस Q स्क्वायर प्लस 20Q माइनस प्लस 200, ये आपके पास एक फर्म का क्या दिया है, कुल लागत फलन दिया गया है। तो मैं लिख लेता हूं, एक फर्म का कुल लागत फलन TC बराबर इतना दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, TFC, TVC, AC, AFC, ABC, MC, MFC तथा MVC फलन की गणना कीजिए। देखो फलन कैलकुलेट करने की हम बात कर रहे हैं, फलन की गणना कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, इफ x इक्वल टू 2 यूनिट, सॉरी Q, इफ Q इक्वल टू 2 यूनिट, अगर Q का मान यानी उत्पादक 2 इकाइयों का उत्पादन करता है तो TFC, TVC, AC, AFC, ABC, MC, MFC तथा MVC का मान निकालिए। अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा तो समझ जाना, कॉस्ट में आपको कोई फंसा नहीं सकता, कभी नहीं। मैंने 9 प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन में कोई वैल्यू
क्यू की नहीं दी गई है। जब क्यू की कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो इसलिए वहां पर आपको क्या किया गया है कि वहां पर केवल ये पूछ लिया गया है कि हाँ, वहां पर केवल आपको फलन पूछा गया है। ये देखिएगा, फलन की गणना करना है, फंक्शन आपको बनाने हैं। लेकिन यहां पर जैसे q का मान आपको कहीं पर दे दिया जाता है तो मतलब क्या होता है कि इन सभी में से कोई एक या सभी की वैल्यू निकालिए, मान निकालिए, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में फलन पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू पूछ रहा है, और वैल्यू अगर वो पूछ रहा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई क्यू का मान या एक्स का मान दिया होगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। दो ही तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो वो फलन पूछेगा या तो मान पूछेगा। तो मैंने इसीलिए, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, टीएफसी की गणना करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम पहला टीएफसी की गणना करने जा रहे हैं। टीएफसी की गणना करने जा रहे हैं। तो टीएफसी की गणना करने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? जब कुल लागत फलन में Q बराबर 0 रखने पर अब आपका प्रश्न होगा, सर Q बराबर 0 क्यों रखते हैं? ये ऑलवेज आपको करना है। ऑलवेज क्या करना है कि टीएफसी जब भी आपको कैलकुलेट करनी होगी तो कुल लागत फलन आपको चाहिए ही होगा। और कुल लागत फलन में जब आप उत्पादन की इकाइयां जीरो करोगे, यानी एक उत्पादक क्या करता है, जीरो उत्पादन करने के बाद जो लागत वहन करनी पड़ती है उसे हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक टोटल कॉस्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक कुल लागत फलन की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ ऑलवेज। और नहीं है कुल लागत फलन तो आपको कुल लागत फलन यहां पर बनाना होगा, वो इसको लाना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है टीसी तो ठीक है, मैंने डायरेक्ट पा लिया। लेकिन मान लो आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया हो तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन को आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस फलन में q बराबर 0 रखोगे या x बराबर 0 रखोगे तो आपको टीएफसी की वैल्यू निकलेगी। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल फिक्स कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल फिक्स कॉस्ट फंक्शन आप इजीली एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोगों के पास क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऊपर गिवन है। टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम एक बार पुनः लिख लेते हैं, 3x³ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 20q प्लस 200, और q बराबर 0 रखने पर यह हो जाएगा 3 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 20 0 प्लस 200। और देखो जीरो कारण ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 200। तो ये जो 200 होगा ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, यही फलन होगा और यही वैल्यू होगी। यह मैंने आपसे क्या बोला था कि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी फलन नहीं होता है, वो हरदम वैल्यू के रूप में होता है। तो कभी टोटल फिक्स कॉस्ट आपसे कोई फलन पूछ ले तो आप ये डायरेक्ट बोल दो क्या मजाक कर रहे हो, टोटल फिक्स कॉस्ट फंक्शन हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी दशा में टोटल फिक्स कॉस्ट फंक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हरदम ये एक कांस्टेंट नंबर होगा। और दूसरा, अगर आप अनुमान विधि से, तो अगर आपको कुल लागत फलन दिया है तो जिसमें वेरिएबल ना लगा रहे, जैसे इसमें 200 में यहाँ पे वेरिएबल नहीं लगा है, ना तो x लगा है ना तो q लगा है, तो आप इसको देख करके बता सकते हो कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, और जो बचेगा जो इसके साथ वेरिएबल लगा है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, निकालते हैं। तो हमने पहला निकाला टोटल फिक्स कॉस्ट, फलन का मान हमने निकाला और इसकी वैल्यू निकाली, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर आते हैं।
तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पुनः फार्मूले पे जाते हैं और फार्मूले में हम देते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को हम बाएं साइड ला सकते हैं, या दूसरे प्रकार से हम लिख सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। अगर कुल लागत फलन में से टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं माइनस कर दूं तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या कहलाता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट फलन यहां पे आप रखोगे क्योंकि मुझे पहले फलन निकालना होगा फिर मान। तो यहां पर टोटल कॉस्ट फंक्शन आप निकालो रखोगे तो 3q क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 20q प्लस 200 और माइनस टीएफसी का मान रख दोगे, और टीएफसी का मान हम जानते हैं अभी क्या आया है, 200 आया है। तो इसका मान रखते हैं, 200 से 200 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 20q। तो ये हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन है। ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन है। तो ये आपका यहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन का मान ये निकल करके आया। अब यहीं पर अगर q का मान दिया है, q बराबर 2 गिवन है, तो इसका मान अगर मैं q बराबर 2 इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या निकल आएगा, मान निकल आएगा। तो चलिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 2 इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, तो इसमें जब हम रखेंगे तो 2 का होल क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 और इंटू 2, तो आपके पास हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 22 जा 40, तो ये 8 3 24 प्लस 44, तो अब आपके पास हो जाएगा 8 और 6 68 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मान है, इट इज वैल्यू, और ये फंक्शन है। तो ये आपके पास फंक्शन था और ये आपके पास वैल्यू है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, तो मैंने दो चीज यहां पर निकाल दिया। पहली चीज टोटल फिक्स कॉस्ट का मान निकाला, दूसरे मैंने फलन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन निकाला, ये आपका फलन है और ये आपकी वैल्यू है। तीसरा कह रहा एवरेज कॉस्ट फलन कैलकुलेट करिए तथा उसका q बराबर 2 पर मान निकालिए। तो ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन। और हम लोग क्या करते हैं कि अब फिर से हम जानते हैं कि फार्मूला क्या कहलाता है, फार्मूले पे आइए नजर डालते हैं। और फार्मूला हमको कहता है कि अगर हमको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड करना होगा। ये फार्मूला हमने शुरू में बना के रखा है। तो हमारे पास क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट फंक्शन रख लीजिए, 3q क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 20q प्लस 200 अपॉन q, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 20 प्लस 200 अपॉन q। तो ये एवरेज कॉस्ट क्या होगा, फंक्शन बन जाएगा। देखो ये आपका औसत लागत फलन कहलाएगा, ये मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, फंक्शन आपका डेवलप हो गया। अब मुझे दूसरा है q का मान दिया है, q बराबर 2 पर मान निकालिए। तो q बराबर 2 पर जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 20 प्लस 200 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 त्याई 12 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 100, आपके पास कितना हो जाएगा 120, आपका 14, आपका 134। ये आपके पास एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई। आप इस प्रकार से एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो मैंने एवरेज कॉस्ट की फंक्शन भी निकाल दिया, यहां पर ये फंक्शन है और यहां पर वैल्यू है।
तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। अब चलिए आते हैं एएफसी को कैलकुलेट करना। तो एएफसी फंक्शन जनरेट करेंगे एंड एएफसी का मान Q बराबर 2 पर निकालेंगे। तो अब हमारे पास है एएफसी, और एएफसी कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला होता है। तो इसको हम जब पीछे जाते हैं तो एएफसी, देखिए एएफसी का फार्मूला क्या बताता है कि एएफसी अगर कैलकुलेट आपको करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दीजिए। ठीक है, तो चलो एएफसी का फार्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना है, और टोटल फिक्स कॉस्ट का मान है 200 बड़े Q। तो ये आपका हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें Q बराबर 2 पुट कर दीजिए। जब आप Q बराबर 2 पुट कर देंगे तो आपको एवरेज की फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो चलिए ऑन द पुटिंग वैल्यू ऑफ Q बराबर 2, तो आपका हो जाएगा AFC इक्वल टू 200/2। तो AFC का मान क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो ये आपका मान हो जाता है। तो ये वो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाता है, एएफसी का भी हमने मान कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं अगला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करके दिखाइए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फलन पहले बनाइए और फिर उसका मान निकालिए, वैल्यू कैलकुलेट करिए इफ Q इक्वल टू 2 गिवन है। तो चलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप देखिए यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना पड़ेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन देखिए हमने कहां पर निकाला है, तो देखो ये यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हमने निकाला। अब इसकी रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ गई है। तो इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन को हम वैल्यू को नहीं रखेंगे, ठीक है, फलन को रखेंगे, क्योंकि फलन पूछे निकालना। और याद रखना फलन से ही फलन जनरेट होगा, वैल्यू से फलन जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम यहां से फलन लेते हैं 3Q क्यूब, 3Q आपका क्यूब प्लस Q² प्लस 20Q। तो मुझे क्या करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन निकालना है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने में प्राप्त होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या है, 3Q क्यूब प्लस Q² प्लस 20Q अपॉन उत्पादन की इकाइयाँ। तो हो जाएगा 3Q² प्लस Q प्लस 20। तो ये आपके पास हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने फंक्शन जनरेट कर लिया है, पहला आंसर आपको मिल गया, ये आपका फलन है। अब इसी में Q बराबर 2 रख दो। तो जब Q बराबर 2 रखोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 20, तो 2 दूनी 4 त्याई 12 प्लस 2 प्लस 20, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका 34 हो जाएगा। तो ये आपके पास 34 क्या हुआ, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मान निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकाला जाता है ये आपने यहां पे देख लिया, और इसका मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमने यहां पर देख लिया है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों चीजों को यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगला है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, सीमांत लागत फलन को निकालिए। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालिए। फार्मूले पे आ जाइए। सीमांत लागत फलन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन का उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को अगर उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो हमें सीमांत लागत फलन ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुल लागत फलन दिया है 3Q क्यूब प्लस 2Q Q² है 2Q² प्लस 20Q प्लस 200,
अब इसको अगर हम उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमें सीमांत लागत दे देगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, डिफ्रेंसिएशन करते हैं और आपके पास 3q³ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 20q प्लस 200। अब इसका अवकलन जब हम करेंगे तो अवकलन में 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 20 और प्लस 0, 200 का 0, कांस्टेंट का अवकलन आप जानते हो 0 होता है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 20, ये आपके पास सीमांत लागत फलन ज्ञात हो जाएगा। ये आंसर है आपका सीमांत लागत फलन का। तो ये सीमांत लागत फलन आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास q बराबर 2 गिवन है, तो जब q बराबर 2 गिवन रहेगा तो इस q बराबर 2 की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो मुझे सीमांत लागत फलन भी निकल करके आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा सीमांत लागत इक्वल टू 9 और वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 आपका 2 प्लस 20 आपका 2 दूनी 4 4 और 9 चौको 36 36 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 20 आपके पास 36 40 60, ये आपका सीमांत लागत का मान 60 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सीमांत लागत की वैल्यू कैलकुलेट होकर के देखो आ गई। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास सीमांत स्थिर लागत को ज्ञात करिए। तो सीमांत स्थिर लागत को ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होगा? हमको कुल स्थिर लागत का अवकलन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुल स्थिर लागत को अगर हम उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो सीमांत स्थिर लागत हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सीमांत स्थिर लागत का अवकलन करते हैं, और सीमांत स्थिर लागत को अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीमांत स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200 है, जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी। अब हम इसको अवकलन करते हैं उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष। तो जब अवकलन करेंगे तो डी टी एफ सी अपॉन डी क्यू इक्वल टू डी अपॉन डी क्यू 200, और जब इसका अवकलन करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो सीमांत स्थिर लागत जो होती है वो 0 होती है। तो यही फलन है, यही वैल्यू है। और याद रखना कि मार्जिनल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज 0 होती है, ऑलवेज 0 होती है। कभी भी ये पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर नहीं होगा, ये ऑलवेज क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हरदम एक कांस्टेंट नंबर होता है, इसलिए सीमांत स्थिर लागत एक क्या हो जाता है? 0 नंबर के साथ आएगा। और सीमांत स्थिर लागत सदैव 0 होगी, तो इसका कोई फलन नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि सीमांत स्थिर लागत का फलन क्या होगा, तो बोलना इट इज, इसकी वैल्यू और फलन दोनों 0 होते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज, और इसका रीजन भी। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। अगला है आपका लास्ट बचा है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अब आप देख सकते हो इसमें कि मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अवकलन करना पड़ेगा उत्पादन की इकाइयों से। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन हमने शुरू में ही निकाला था, ये देखिए। तो इसको पुनः लिखेंगे और इसका अवकलन कर देंगे तो हमें मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। तो चलिए आगे है। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 3q³ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 20q, ये आपके पास है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको निकालना, सीमांत में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष। 3q³ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 20q। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के बाद 9q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 20। तो ये सीमांत सीमांत परिवर्तनशील लागत फलन प्राप्त हो गया। तो ये एक आपका आंसर मिल जाता है, इट इज फंक्शन। अब इसमें अगर हम q बराबर 2 रख देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। तो आपके पास 9 और q की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2
और ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 20, सॉरी यहाँ पे 2 है, आपके पास 2 दूनी 4 और 9 चौको 36, 36 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 20, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 40, 60, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो ये आपका मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट है जो आपका 60 हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है, एक मिनट, तो ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी अगर किसी को परेशानी हो तो मुझसे एक बार डिस्कस करें, तो हम उसको फिर से रिपीट कर दें उस पॉइंट को। किसी को कहीं पर अगर समस्या आ रही है तो ज़रूर डिस्कस करें।